वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नजर डालेंगे अब की टॉप स्टोरीज पर। OIC इजलास में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, मकबूजा कश्मीर पर भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। एलामिये में कहा गया भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन की। इजलास में इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी अहम करारदाद मंजूर कर ली गई। हुकूमत का रियासत मदीना की जानिब एक और कदम, वालदैन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। बच्चे ज़ाती मिल्कियती मकान से भी वालदैन को बेदखल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर क़ानून को मुसव्वदा जल्द तैयार करने की हिदायत कर दी। लाहौर में काले शीशों वाली कार के ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय ट्रैफिक वार्डन पर चढ़ा दी। बासर अफराद ने कानून को तोड़ना फैशन बना लिया। ट्रैफिक वार्डन से हितक आमेज रवैये के बेशुमार वाक़यात तसलसल से जारी। बतौर मुआशरा हम अखलाकी पस्ती का शिकार क्यों, इस पर भी बात होगी। न्यूजीलैंड दौरे पर छाए खदशात के बादल, चेयरमैन PCB ने दूर कर दिए। एहसान मानी कहते हैं सीरीज को कोई खतरा नहीं। न्यूजीलैंड पहुंचने के फौरी बाद कुछ मामूली खिलाफ वर्जियां हुई। न्यूजीलैंड क्रिकेट और उनकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। हाँ जी, बहुत अहम इजलास हुआ जिसकी बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़रा ख़ारजा काउंसिल इजलास में मसला जम्मू कश्मीर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान ये बात ही नहीं करने जा रहा और उस पर करारदाद भी मंजूर, और ये भी कहा जा रहा था कि OIC में तो एजेंडा में ही शामिल नहीं है। वहाँ पर तो ये बात जो है डिस्कस होगी नहीं। लेकिन उन तमाम लोगों के ऊपर जो कि इस तरह की अफवाहसाजी कर रहे थे, जिसे कहना चाहिए ना, बहुत सा ठंडा पानी इस वक्त सर्दियों में सख्त है वो गिर गया होगा। इसलिए कि ये जो करारदाद मंजूर की गई है, इसमें कहा गया है कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात मुस्तरद करते हैं और सलामती कौंसिल की करारदादों की बराह रास्त तौहीन भी कहा गया है इन इक़दामात को। करारदाद की मतन जो है उसके मुताबिक भारतीय इक़दामात का मकसद मकबूजा खित्ते में आबादी का तनासुब तब्दील करना और इस्तिस्बाब राय समेत कश्मीरियों के दीगर हकूक छीनना है। और OIC की जानिब से भारत पर जोर दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप का किरदार लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ बढ़ाया जाए और भारत जम्मू कश्मीर, सरक्रीक और दरियाए पानी समेत तमाम तनाज़ात आलमी कानून और माजी के मुआहदात के मुताबिक तय करे। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी भारत के ज़रीए कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल की निगरानी करे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की जल्द बहाली के लिए किरदार अदा करे। तो बहुत अहम फैसले किए गए हैं। करारदाद अहम थी और भारत को ज़िम्मेदार करार दिया गया इसके ऊपर। और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो असल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, OIC ने उसको तस्लीम किया है। तो ऐसी बातें कम अज़ कम ना उड़ाया करें कि पाकिस्तान उस पर बात करना नहीं चाहता या फिर OIC उसको बिल्कुल अपने एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहता। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ साथ ये मकबूजा कश्मीर के उन बेगुनाह मुसलमानों की भी तो एक देरीना, जिसे कहना चाहिए, हक भी है और उनकी ख्वाहिश भी है। इसलिए कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिनको कि मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये दुनिया के अमन के लिए एक मुसलसल ख़तरा है। याद रहे कि इसी एक मसले की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुसलसल जंगें हुई हैं और होती रही हैं। ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जो कि किसी भी वक्त इस खत्ते में एटॉमिक वॉर की कशीदगी का बाइस बनता है। हमने देखा है पिछले दिनों LOC के ऊपर और कश्मीर में किस तरह से बेगुनाह शहरियों के ऊपर फायरिंग की गई, हमजा किस तरह से उन्हें शहीद किया गया। मुसलसल वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाता है। और इसी पर बात कर लेंगे। ताल्लुकात आम माहिर मोहतरमा वज़ारत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी अहमियत समझती हैं आप कश्मीर से मुताल्लिक OIC की जानिब से जो एक करारदाद है इसको मंजूर किया गया, भारतीय इक़दामात की जो है मजम्मत की गई है? मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उस वक्त मुझे निहायत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब पता चला था कि OIC के एजेंडा पे कश्मीर और इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है मुस्लिम दुनिया की वो मौजूद नहीं है एजेंडा पर। लेकिन अब ये जो आया है रेजोल्यूशन जिसको पास किया है OIC ने, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। ये जरूरी था OIC की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, ये जरूरी था कि ये मैसेज दुनिया को पहुंचे कि OIC मुस्लिम दुनिया की अहम प्रॉब्लम्स में
इंटरेस्टेड है, वरना ओआईसी की खुद हैसियत खत्म हो जाती। अगर वो दुनिया में मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कम्युनिटीज के जो अहम मसले हैं, अगर उसको टेकअप नहीं करेंगे और उस पर अपनी कोई थिंकिंग इवॉल्व नहीं करेंगे, तो उससे जो मसला है वो तो जूं का तू रहेगा, लेकिन ओआईसी की इफादियत खत्म हो जाएगी। अच्छा तलत साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि ये ठीक है कि क्रेडिबिलिटी जो साख है ओआईसी की वो मजरू होती, उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ जो है कश्मीर का, कश्मीरियों का, पाकिस्तान का, उसको तस्लीम किया है, उसको दोहराया है, लेकिन क्या सिर्फ ये करना काफ़ी होगा? क्या ओआईसी का प्लेटफॉर्म इफ़ेक्टिव हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर के जो बेगुनाह मुसलमान हैं उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद का खात्मा किया जा सके? सिर्फ करारदाद मंजूर करने के अलावा भी कुछ और किया जा सकता है, और वो कितना इफ़ेक्टिव होगा? आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। मैं इस पे भी आना चाहती थी कि रेजोल्यूशन पास कर देना एक अहम स्टेप होता है। ओआईसी पहले भी ये कर चुकी है, लेकिन उससे इंडिया ने कोई सबक नहीं सीखा। मोदी की गवर्नमेंट ने आके नए स्टेप्स लिए। 370 जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था उसे खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, कश्मीर की खुसूसी हैसियत जो थी उसको खत्म कर दिया, कश्मीर के अंदर भारतीयों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दे दी, ताकि कश्मीर का जो तशख़्ख़ुस है और जो वहाँ पे डेमोग्राफिक बैलेंस है उसे तबाह किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि भारत की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो डिप्लोमेसी की जबान नहीं समझती है। उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना होंगे। मसलन भारत का तिजारती बाइकआउट किया जाए। आजकल उनकी इकोनॉमी वैसे ही मुश्किल में है जी, कोरोना की वजह से। अगर उनका माशी बाइकआउट किया जाता है तो इससे बहुत असर होगा, और इससे मसले कश्मीर को हल करने में भी आसानी होगी, और ओआईसी का प्रेस्टीज दुनिया में बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है तलत साहिबा, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थी। और ये जो अहम मसला है, ये बड़ी अहम चीज़ जो फरा आप भी रही थी कि क्या सिर्फ करारदाद मंजूर कर लेना, पास कर लेना, या उसकी डिस्कशन होना, ये बहुत होता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो वही है कि जब किसी मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है ना, तो उसको तब थोड़ा सा होता है कि नहीं, कुछ तो सोचना चाहिए। आप बात करें दुनिया की किसी ताकत की, अमेरिका ने कोई अपनी बात मनवानी होती है तो सबसे पहले तिजारती पाबंदियों की बात की जाती है। यूरोपीय यूनियन ने कोई बात करनी है, सबसे पहले तिजारती पाबंदियों की बात की जाती है। आपने कोई दुनिया के कोई बात करनी हो तो किसी भी पैक्ट, किसी भी अकॉर्ड का जिक्र हो तो सबसे पहले या तो वहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं इकोनॉमिकली, या वहाँ की तिजारत को सुखेड़ा जाता है। तो ये बातें होती है जिससे पता चलता है कि यू मीन इट। आप जो कह रहे हैं आप वो चाहते भी हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद और उसका कोई नतीजा। ये सिर्फ ये जो मुल्क बासर होते हैं ना, ये नासूर नहीं है। कुछ ऐसे नासूर बासर अफराद भी होते हैं जो माशरे के अंदर मौजूद होते हैं, और आज हम उनकी बात ज़रूर करेंगे और हाईलाइट करेंगे कि ये कैसे लोग हैं और पता नहीं क्या सोचते हैं। बदकिस्मती से अभी हम मजीद अचकज़ई जो का मामला है हम सबके जहनों में ताज़ा है कि एक ट्रैफिक वार्डन जो कि ड्यूटी पर मौजूद है, जिसकी पुश्त है उस तरफ, और वो आती हुई तेज़ रफ्तार गाड़ी को नहीं देख सक रहा, और वो गाड़ी उस ड्यूटी पे मौजूद अहलकार को कुचल देती है, और उसके बाद वो मजीद अचकज़ई साहब जो है वो आज तक खुले आम फिर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। कोई जानता ही नहीं है कि उस गरीब ट्रैफिक वार्डन को किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल हुए, किसी ने कुछ नहीं देखा, ना किसी वीडियो में देखा। अब भी एक वीडियो इसी तरह की जो है वो सामने आई है, क्योंकि जिसमें देखा एक जा सकता है कि एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो उसको गाड़ी ने इसी तरह से हिट किया, क्योंकि वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, और उस गाड़ी के ऊपर वो इसी तरह सवार हो गए। ये कोई खौफनाक हादसा भी हो सकता था, इस ट्रैफिक वार्डन की जान भी जा सकती थी। लेकिन आए रोज़ इस तरह के वाक़यात का जो तसलसल है ये बहुत अलार्मिंग है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, जो और मुसलसल ऐसे होना जो है ये किस चीज़ की निशानदेही है। हमजा, इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ जो अशरफ मजीद साहब जो हैं स्टूडियो में मौजूद है। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि आप स्टूडियो में आए। ये मामला बताएं कि गाड़ी है, वार्डन ने रोकने की कोशिश की है, काले शीशे हैं गाड़ी के, उसके बाद वो घसीटता चला गया और फिर गिरा के फरार भी हो गया। हमारा सेफ सिटी प्रोग्राम किधर गया, हमारी सिक्योरिटी पर ये कितने सवाल आते हैं, और दूसरा ये लोग जो हैं ये गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा आपने अभी बयान किया है कि ये कोयटा में जो वाक़या हुआ था वो उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी गई,
और क्या हुआ, एक जो प्रोसिक्यूशन है, ख़राब प्रोसिक्यूशन और नाकस तफ्तीश के बायस वो बरी हो गया बाइज़्ज़त। इसी तरह लाहौर में जो ये वाक़या हुआ है, ये आपके सामने है कि CCTV फुटेज उसको सारा कुछ देख लिया। अब इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि एक तो कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून की हुक्मरानी होती तो ऐसे वाक़यात ना होते। अब ये जो वाक़या है ये 23 तारीख का वाक़या है, ये दो रोज़ कबल का वाक़या नहीं है, 92 ने ये 28 तारीख को इसको दिखाया। अब 23 तारीख को जब ये वाक़या होता है उसी दिन इसको जो है वो इसका मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। ट्रैफिक कांस्टेबल बेचारा वो थाने जाता है, उसका मुकदमा दर्ज करवाता है, उसके बाद वो अपने सेक्टर इंचार्ज के पास जाता है, ठीक, फिर सर्कल अफसरान के पास जाता है, डिवीज़न अफसरान के पास से होता हुआ वो बेचारा CTO साहब के पास जाता है और उनको दरख्वास्त करता है कि मुझे वो मारने की कोशिश की गई है और ड्यूटी के दौरान मेरी दाद रसी की जाए, मुतलका जो मुलज़िम है उसको पकड़ने में मदद दी जाए। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 5 रोज़ गुजर जाते हैं, ना तो उस बंदे को पकड़ने के लिए कोई अमली इक़दामात किए जाते हैं, ना CTO साहब की तरफ से कुछ किया जाता है। जब 5 रोज़ बाद ये वाक़या जो है 92 पे नशर किया जाता है, उसको दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि जनाब ये वाक़या हुआ, CTO साहब की तरफ से बयान आता है और फिर उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों अशरफ साहब? सवाल तो ये है कि एक बेचारा मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट ना पहना हो तो ये वार्डन जो है वहाँ पर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो मैं नहीं काले शीशे लगा के निकल सकती, इसलिए कि वहाँ पर रोक लेते हैं, वो शीशों पर से खींच के उतार देते हैं, वो आपकी हर तरह से तजलील करते हैं, वो आपके साथ उलझते हैं। बहुत बुरा रवैया ट्रैफिक वार्डन्स का भी होता है। तो यहाँ पर आकर क्यों सब लोग मम हो गए? उनसे क्यों नहीं कहा गया कि जनाब आपने ये भी खिलाफ वर्जी की, ये भी, ये क्यों? देखें CCTV कैमरे सब कुछ दिखा रहे। सेफ सिटी अथॉरिटी की ने जो कैमरे लगाए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, वो अरबों रुपया ज़ाया कर दिए एक किस्म का। देखें ये कैमरे लगाए थे क्राइम को रोकने के लिए। एक गाड़ी जो है वो कई दिनों से काले शीशे लगा के यहाँ पे घूम रही, उसको रोकने वाला कोई नहीं था। जब एक ट्रैफिक वार्डन उसको रोकता है तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल। अशरफ साहब नाम नहीं सामने आया। अगर नाम पता लग गया, मीडिया को वो नाम दें, मीडिया उसकी तस्वीर चलाए, नाम चलाए, सब कुछ कि ये क्या चीज़, ये तो इक़दाम कत्ल है। हमें पता तो चले ना इक़दाम कत्ल क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, इसमें साहब का नाम तो ले सकते हैं ना हम? जी बिल्कुल ठीक है आपने। अब मैं इसकी मौजूदा सूरत हाल भी बता देता हूँ। आपको पता है रात को ये हम खबर ये ब्रेक करने लगे हैं कि रात को ये गाड़ी जो है वो बंदे समेत पकड़ ली गई है। अच्छा जी, रात को ये गाड़ी पकड़ ली जाती है और उसमें जो जिस बंदे को ये गिरफ्तार कर लिया जाता है उसको जब पेश किया जाता है कांस्टेबल के सामने शनाख्त के लिए, तो कांस्टेबल कहता है ये तो वो बंदा ही नहीं है। ओह माय गॉड। ठीक है, उसकी ये रात का वो चीख रहा है बेचारा वो, लेकिन बज़िद है पुलिस ये कहने पे उसको कि नहीं ये वही बंदा है। उसकी वजह जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये है कि इस बंदे के पास चूँकि ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको पता है कि अगर इसको पेश करेंगे तो इसकी बेल हो जाएगी, बात सामने। लेकिन ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या इसका मालिक कौन है, ये तो कोई मतलब वो नहीं होगा ना? नहीं, अब इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बता सकते। गाड़ी जो है ये LED 1264, ये गाड़ी मोहम्मद आज़म नामी शख्स के नाम थी जो शादमान का रहायशी है। अच्छा। इसने ये गाड़ी तकरीबन 9 साल कबल जो है मोहम्मद अली को फ़रोख्त कर दी और 9 सालों से ये गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करवाई गई थी। अब जब ये गाड़ी पकड़ी गई है, जब 92 ने ये ख़बर शाया की ये गाड़ी पकड़ी गई, अब इसकी गाड़ी की मैं अभी हमारे पास तस्वीर भी मौजूद है। इस गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि किस तरीके से उस ट्रैफिक कांस्टेबल जो वसीम है उसको हिट किया गया और बाद में उसको जिग जैग करते हुए उसको फेंक दिया गया जख्मी हालत। अब उस कांस्टेबल का आप हमें बताएं कि उसके जज्बात क्या हैं? अपना इदारा साथ खड़ा नहीं हो रहा, अपना इदारा फोर्स कर रहा है, तो उसके इस वक्त जज्बात क्या है कि भाई मुझे पुलिस वाला होके, वार्डन होके मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बाकियों को क्या इंसाफ मिलेगा? देखें उस कांस्टेबल की क्या बात बताऊं मैं। कांस्टेबल के साथ साथ जितने भी ट्रैफिक वार्डन हैं इस वक्त वो शदीद गमो गुस्से में, और वो ये देख रहे हैं कि क्या आया हमें, अगर एक हमारे साथी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा। इससे पहले जो CTO लाहौर थे कैप्टन लियाकत जैसे, तैयब फीस चीमा से जैसे, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कैप्टन मुबीन शहीद
जी वो भी सिटी लाहौर रहे हैं। उनके दौर में ना सिर्फ ट्रैफिक की सूरत हाल कंट्रोल होती थी, बल्कि ख़ास तौर पे वो जितने भी ट्रैफिक वार्डन थे उनके लिए वो एक इज़्ज़त का मुकाम था और वो उनके साथ चलने में फ़ख्र महसूस करते थे। वो ये नहीं था कि सामने सलूट कर दिया और बाद में उनके खिलाफ बात की गई। ठीक है अशरफ साहब, अब वो हालात नहीं आप है। भी मुझे लग रहा है कुछ डर डर के हमें बारे पूरी बात जो है आप भी नहीं हमें बता रहे, लेकिन अगर महकमा भी डरेगा। देखें अभी तक की जो पोजीशन है, मैं आपको बताऊं कि सिटी और लाहौर जो हैं वो इस वक्त उनको सिफारिशें हैं। सिटी और लाहौर की और सिफारिशों की वजह से सिटी और लाहौर ये असल बात, ये बात है ना। ये थैंक यू, बहुत शुक्रिया अशरफ मजीद साहब आप आए। ये अहम मामला है कि जो हमारे वार्डन्स खड़े होते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, वो वहाँ पर खड़े होते हैं, हमारे लिए मौजूद होते हैं। और अगर कहीं पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए ना, तो यही वार्डन्स होते हैं जिनको हम देख रहे होते हैं कि यही वो जो है रास्ता तस्वीर के दो रुख होते हैं। वार्डन्स जो हैं बहुत ज्यादती भी करते हैं लोगों के साथ, मैंने खुद भी देखा, झेला भी है। वो नहीं लगने देते काले शीशे जो है। मेरा सवाल अशरफ साहब से जो था, और अशरफ साहब ने इसको बड़ी अच्छी तरह से रिपोर्ट किया और बड़ी उन्होंने आपको तफसीलात बताई हैं कि अगर ऐसे वन साइडेड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है ना कि कोई आम शहरी जो कानून को मानता है उसके ऊपर तो आप चढ़ दौड़ें, और जहाँ पे आपका जोर नहीं चलता वहाँ पर अगर कोई मार भी दे बंदे या इस तरह की कार्रवाइयाँ भी करें तो वहाँ पर आप बेबस होके। सिंध पुलिस याद आ गई मुझे, जिन्होंने कहा हमारा इस्तेहकाक जो है मजरू हुआ है, तो यहाँ पर भी इस्तेहकाक मजरू होना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस का भी, और उन्हें भी इस मामले के ऊपर एक्शन देना चाहिए, नो मैटर कौन है क्या है। सवाल यह है कि क्यों ऐसा किया। लेकिन ये अफसरान का मामला है कि अगर अफसरान कार्रवाई नहीं कर रहे, अपने ही वार्डन, अपने ही जो है कांस्टेबल के लिए, तो फिर आम शख्स के लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? ये एक सवालिया निशान है। अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होगा। स्टोरी का एंड वैसे नजर आ रहा है कि क्या होगा, पीछे कहीं पर्दों में चली जाएगी। जब तक अशरफ साहब इसे रिपोर्ट करते रहेंगे, ये सामने आती रहेगी, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत अहम मामला है, बहुत अहम मामला है और बहुत ही अहम मामला है। शुक्र है इस तरफ ध्यान भी गया और हुकूमत ने सोचा, हुकूमत ने अब ज़ैफ़ुल उम्र शहरियों के लिए बड़ा इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया और वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हालांकि ये ऑर्डिनेंस आज से 1400 साल कबल बहुत वाज़े अंदाज में आ चुका है। उफ तक ना कहो का हुक्म जिन लोगों के लिए है, अगर वो वालिदैन जो हैं वो रोड्स पे, ओल्ड हाउसेस में, जायदाद के लालच में धक्के खा रहे हों, जो औलाद है वो बेदखल कर दे वालिदैन को, तो इससे बड़ा जुल्म और लाकानूनियत और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला के कानून को जो नहीं मानते, लेकिन अब उनको अकाउंटेबल किया गया है औलाद की तरफ से, मुमकिन तौर पर ज़ईफ़ और बेआसरा वालिदैन को घरों से बेदखल करने का अमल कानूनी तौर पर रोका जा सकेगा, जो कि इससे पहले मुमकिन नहीं था। बिल्कुल, वज़ारत कानून और इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में बाकायदा ऑर्डिनेंस पास होने के बाद औलाद ज़ाती मिल्कियती मकान से भी वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकेगी। ये जो विरासती मकान होता है उससे भी निकाल देते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा कि ज़ाती जो मिल्कियती मकान है उससे भी नहीं निकाल सकेंगे। और वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून जो फ़रूग नसीम है उनको मुसविदा जल्द तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। और अगर हम अपना देखें ना, जो इनहेरिटेंस लॉ है हमारा इस्लामिक, उसमें हिस्से हैं सबके, वालिदैन का शेयर है उसमें। आप वो चाहें भी तो आप उन्हें नहीं निकाल सकते, बेदखल नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हम ना शरीयत को मानते हैं ना दुनिया के किसी और कानून को, लेकिन अब ये जो मुजवज़ा मुसविदा है इसके मुताबिक वालिद मलकियती मकान से बच्चों और उनकी बीवियों को भी फौरी बेदखल नहीं कर सकेगा। वालिद को 10 रोज़ में आसान तरीक़ाकार इख्तियार करके बच्चों को बेदखल करने का इख्तियार होगा। वो जो पहले सिर्फ एक आकनामा आ जाता था ना और उसके साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाता था, तो के जो मुमकिन रास्ते हैं उन सबको रोकने के लिए और उनके सद्देबाब के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मुमताज़ माहिर कानून ज़िया अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। बतौर एक वकील बराए इंसानी हुकूक, आप इस ऑर्डिनेंस को किस तरह से देख रहे हैं? कितनी ज़रूरत थी इस ऑर्डिनेंस की? सोसाइटी पर क्या असरात होंगे? सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही देरीना इशू को अपने इस मॉर्निंग शो में शामिल किया है। और फरा वैसे बैठे भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो जब मूव कर रही होती थी तो ज़्यादा अच्छा होता था मॉर्निंग शोज़ में, बट इट्स ऑल राइट, वो तो प्रोड्यूसर का काम होता है। बट बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉ बन रहा है अपने ऑर्डिनेंस का है, ऑर्डिनेंस तो कोई उसकी कोई लाइफ नहीं होती जब तक कि वो एक्ट ना बने। और अगर ये फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो मैं आपको बताऊं कि उसके जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ इस्लामाबाद में है, क्योंकि ये 18वीं तरमीम के बाद ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को
सारा इख्तियार दिया गया, मिनिस्ट्रियाँ हवाले की गई, फेडरल मिनिस्ट्री के पूरे सारे काम इनके हवाले किए गए, जिसमें इन्होंने अभी तक कोई अपना रोल प्ले नहीं किया जो प्रोविंशियल असेंबलीज को करना चाहिए। अब बात यह है कि ये लोग, आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2013 से और उससे पहले से कुछ ऐसे लॉज बने हैं कुछ प्रोविंसेस में, 3 प्रोविंसेस की मैं खास तौर पे बात करूंगा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। वहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉज हैं, अगर आप उनको निकालें तो वो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मियाँ और बीवी के दरमियान नहीं है, वो बहनें जो गैर शादीशुदा होती हैं या वो बहन भाई जो किसी तरह स्पेशल हैं उस हवाले से, या माँ बाप। तो उन लॉज में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये कहा गया है कि आप उन लोगों को तशद्दुद करके निकाल नहीं सकते, और अगर निकालने की बात हो तो उन लॉज में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसमें उन्होंने थाने को बाहर कर दिया। ये मैं 2013 से अभी तक जितने लॉज यहाँ बलूचिस्तान और पंजाब और जो मेजॉरिटी वहाँ पे ये नहीं हुआ। केपी में, क्योंकि केपी में ज़्यादातर ये हुआ कि जमात इस्लामी चूँकि वहाँ पावर में रही है पहले, तो वो उनकी तरफ से जो चाइल्ड मैरिज और ये वाला जो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है उसको किसी ना किसी तरह टाल मटोल होती रही, और उसमें अभी तक वहाँ पे कोई इतना खास जो वो नहीं हुई लेजिस्लेशन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो लॉ ऑलरेडी मौजूद हैं, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त, क्योंकि मैं सारी जिंदगी हो गई ह्यूमन राइट्स पे काम करते हुए और फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना ऊपर चला गया है कि पाकिस्तान में ये जब से FATF का इशू आया है, पाकिस्तान में NGOs, मेजॉरिटी NGOs बंद हो गई। ये मैं आपको एक जिम्मेदार आपके सामने बात कर रहा हूँ कि उसके बाद इतने लेयर्स इन्होंने बनाई है कि कोई सिविल सोसाइटी काम नहीं कर रही, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो चली गई हैं। तो ये जो सारे काम होते थे जो सिविल सोसाइटी करती थी या कम्युनिटी जो करती थी, वो तो ऑलमोस्ट ये इन्होंने उसको खत्म कर दिया फेडरल गवर्नमेंट, और बाकी रहे ये लॉ बनाते रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी मैंने फरवरी के एंड में 1 साल का मेरे पास मैंने प्रोजेक्ट किया है UN Women के साथ, और उसमें मैंने करना ये था कि जेंडर बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट विमेन के जितने लॉज हैं 2006 से 2019 तक, कोई 20 के करीब लॉ हैं, वो मैंने जजेस, लॉयर्स और प्रोसिक्यूटर्स और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं मिनिस्ट्रियों के, उनको मुझे जो है ना ट्रेन करना 5 शहरों में, कराची, कोयटा, दादू, खैरपुर और रावलपिंडी। मैंने कोई 1020 जज, वकील, प्रोसिक्यूटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, मोतसिब के इदारों के लोग, उनकी ट्रेनिंग की, और उससे मुझे ये पता चला कि जो 2006 से 2019 तक जितने लॉ बने हैं 20 के 20, उनमें से 5% जो है ना जजेस ने, लॉयर्स ने, प्रोसिक्यूटर ने उसको पढ़ा ही नहीं था। वेरी गुड। जब पढ़ा ही नहीं है तो आप ये लॉ बनाते जाएं, अपनी फेदर, हर एक गवर्नमेंट आती है कहती है जी हमने इतने लॉ बना दिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कोई पार्लियामेंट का हमें सेशन चाहिए, हमें सूबाई असेंबली का 1 हफ्ते का सेशन चाहिए कि हमने लोगों की पर्सनल जो इश्यूज हैं जैसे वायलेंस है, बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के साथ ज़िया साहब, इस वक्त तो हम खास तौर पे फोकस कर रहे हैं वालिदैन के साथ जो जुल्म होता है। मुतादिद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी और बहुत दिल दुखता था कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, बीवियों के कहने पर बेटे जो हैं वो माओं को मार रहे हैं। आपके पास आपके ख्याल में ये कितना संगीन मसला है, कितने इतने केसेस जो हैं वो मुआशरे में मौजूद हैं, आप लोगों के पास आते हैं, और ये जो कानून बनेगा क्या इससे रास्ता रोका जा सकेगा? और जो आप कह रहे हैं कि बन गया कानून, किताबों में बंद हो गया, पता ही नहीं है ना जज को ना वकील को कि कौन सी शिक और कौन सा लॉ और कौन सा एक्ट जो है इसके ऊपर लगेगा। और दूसरी फिर इसमें भी बता दीजिए कि ऑर्डिनेंस लाना क्यों ज़रूरी है? भाई क्यों नहीं आप असेंबली से इस तरह की अहम चीज़ें जो है उन्हें पास करवा सकते हैं और उनको एक एक्ट की सूरत में ला सकते? देखिए, जो आपका ओपिनियन है, आई एग्री विद यू कि आप माशाल्लाह इतना बहुत सीनियर एंकर हैं और इतने आपने प्रोग्राम्स किए हैं जिससे जितनी एजुकेशन माशाल्लाह आपकी है उस हवाले से, तो मैं ये बताऊं कि यही सारा चैलेंज है कि हम अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग सिर्फ सतही बातें, नारेबाजी हो रही होती है। आप ये जो है ना ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसको उठाना चाहिए, जिसके वो खोकर साहब जो है ना वो चेयर हैं और बिलावल साहब हैं। इसी तरह पार्लियामेंट की और बहुत सारी कमेटीज़ हैं, सेनेट की हैं, नेशनल असेंबली की हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज़ की हैं, उनको इस पे सेशन करने चाहिए और उनको चाहिए कि वो सिविल सोसाइटी के साथ देखें। पूरी दुनिया में अगर कोई कानून बनता है तो बनाने से पहले उसका एक प्रोसेस होता है, उसको कम्युनिटी में ले जाया जाता है, कम्युनिटी में जब वो अप्रूवल हो, यहाँ तो ऊपर बैठे हुए ड्राफ्ट करते हैं, इतना डिस्कनेक्ट है
सोसाइटी में और हमारे लॉज में या हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन में कि पब्लिक को तो पता ही नहीं है। आप जो भी इतने आप प्रोग्राम कर लें तो पब्लिक कहे कि ऐसे ही बोलते हैं लोग, कुछ होता नहीं है, हमने देखा नहीं कभी। क्योंकि हमारे पास जो हमारी हेल्पलाइन में जो मददगार हेल्पलाइन है, हम 2000 से काम कर रहे हैं, 20 साल हो गए। हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं कि माँ बाप से किसी तरह प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद उनको बाहर कर दिया, और वो आगे कह रहे होते हैं कि हमसे सिग्नेचर ले लिए, ठीक है ना, और अब हमारे पास कुछ नहीं है। जो माँ बाप पैसे वो अपने पास अथॉरिटी रखते हैं, उनको भी इतना तंग करते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि भाई बिल्कुल ठीक है। असल चैलेंज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में ही आ जाता है। ज़िया अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सब सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, और इम्प्लीमेंट काश सारे कानून जो इस वक्त मौजूद है वही हो जाएं तो हमारा मुआशरा बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, मस्जिद तो बना दी दम भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका। सो जब हमें कह दिया है कि उफ तक ना कहो, तो हम उफ क्या, हम तो बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन अब कानून साजी बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसे तमाम नाखल्फ नाफरमा बरदार औलाद से अल्लाह ताला हम सबको महफूज भी रखे और फिर उनको अकाउंटेबल भी किया जा सके। बिल्कुल, ये दुआ है सबके लिए। और अब हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। सुबह